बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक अगेन। हम आपके लिए अब सेल टैक्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हुए उसका मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आज मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे हमने सेल टैक्स कैलकुलेट करना है। और इसके दो फॉर्मेट आपको मैं सिखाऊंगा जिसके अंदर हम उनकी दी गई सप्लाईज और इन्हीं की बेस पर, इनकी डिवीजन की बेस पर इनके दो फॉर्मेट बनेंगे जो आज हम सीखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले सिखाऊँ फिर एक चीज़ है जी इनपुट। अब इनपुट का मतलब है परचेजेस, जो चीज़ हम परचेज करके लेकर आते हैं। अब परचेज से हमारा यही नहीं है। अब देखिए, हम लेट्स सपोज कि हमारा बिजनेस है, हम चेयर्स बनाते हैं, बनाकर उसको हमने सेल करना है। तो जो उसका रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जो चीज़ हमने परचेज़ की, वो हमारा इनपुट है। और अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम परचेज़ करके लाते हैं, एज इट इज़ आइटम को आगे सेल कर दिया जाता है। तो वो जो चीज़ें परचेज़ की उसके ऊपर जो टैक्स पे किया, वो सब कुछ जो है वो हमारी परचेजेस के रहेंगे। और इसके ऊपर पे होने वाला टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। मतलब जितनी चीज़ें हमने परचेज़ की वो इनपुट्स कहलाएंगी और इनके ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ है वो इनपुट टैक्स कहलाता है। इसी तरह एक टर्म हम यूज़ करते हैं आउटपुट, मतलब हमारी सेल्स, जितनी भी सेल्स है हमारी वो हमारी आउटपुट है। और इसके ऊपर पे होने वाला जो टैक्स है जो आउटपुट टैक्स कहलाता है, उसका हम नाम देंगे आउटपुट टैक्स, क्योंकि सेल हमारी आउटपुट है। तो इस पर जो टैक्स वो कैलकुलेट करेंगे, जो हम पे करना है हमने, मतलब सेल्स के ऊपर जो कैलकुलेट किया जाता है टैक्स, उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट समझेंगे अगर, तो फिर इसके इनके टैक्स भी हमें समझ आ जाएगी। परचेज का वर्ड हमने इनपुट में, जहाँ पे इनपुट की हेडिंग आएगी वहाँ मतलब परचेजेज आ जाएंगी सारी। जहाँ से आउटपुट का वर्ड आएगा वहाँ पे सारी सेल से रिलेटेड आइटम और इनके ऊपर कैलकुलेट किए जाने वाले टैक्स वो हम लिखेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बार किया था कि जो सेल्स है हमारी, इसको हम आउटपुट बी कहते हैं, इसको हम सप्लाईज भी कहते हैं और इसका नाम टर्नओवर भी है। चार नाम इसके मैंने शेयर किए थे अपने लास्ट लेक्चर में भी कि जी इसके सेल्स को चार नामों से यहाँ पे इसके वर्ड यूज़ किया जाएगा सेल्स में, यानी टैक्स में, सेल टैक्स में। तो आप इन चारों में से कोई भी नाम यूज़ हो सकता है। तो ये आउटपुट हमारी जो सेल होती है तीन तरह की होगी। तीन तरह कौन सी हैं? पहली है जी टैक्सेबल। अगर वो आइटम जो टैक्स पर्पस से, जिन पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिस पर टैक्स लागू होता है, वो हमारी टैक्सेबल गुड्स आती हैं। और वो आइटम जिन पर टैक्स लागू नहीं होता, मतलब रिड्यूस, वो जीरो रेटेड सप्लाईज, इसके ऊपर सेल्स टैक्स हमारा 0% पे आता है। ये भी टैक्स में एक रेट कंसीडर किया जाता है कि ज़ीरो रेटेड, इसमें सेल्स टैक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। और एक आपके पास आएगी आइटम और वो आएगा जी एग्जेम्प्ट सप्लाईज।
एग्जेम्प्ट सप्लाईज कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। इसके ऊपर ये 3 तरह की सप्लाईज है। इनकी टाइप्स में इसकी बेस पर, इन तीनों टाइप्स की सप्लाईज की बेस पर जो गिवन होंगी, तो हम इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को 2 एग्ज़ाम में लिखेंगे, 2 फॉर्मेट बनाएंगे सिर्फ इस सप्लाईज की बेस पर। वो कौन से होंगे? इन केस ऑफ ओनली टैक्सेबल सप्लाई, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर सिर्फ ये टैक्सेबल सप्लाईज दी गई हैं, ये 2 नहीं दी गई, सिर्फ ये एक टाइप दी गई है और वो है टैक्सेबल, तो फिर क्या फॉर्मेट होगा, कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस के अंदर सीधा सीधा ही न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे आउटपुट टैक्स, और ये एक मेन कॉलम होगा, इसके अंदर हम इसे लिख देंगे आउटपुट टैक्स, मतलब सेल जितनी भी है हमारी, तो हमें एक ही टाइप दी है, उनके ऊपर रेट एप्लीकेबल करके नॉर्मली हमारा जो रेट, मैं आपसे रेट्स भी शेयर करूंगा, तो 17% जो जनरल रेट फ्लैट रेट चलता है इसके अंदर वो 17% है, वो सेल का 17% लेकर हम मेन कॉलम में लिख देंगे। और इसमें से ये पहली स्टेज, सेकंड पे हम आएगा इनपुट टैक्स, एडजस्टमेंट। मैंने बताया कि इनपुट टैक्स जो होता है वो चूंकि परचेज पर होता है, हमने पे किया होता है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो सिस्टम है वो ये है कि सेल्स के ऊपर जितना टैक्स बनता है हम लिखेंगे, उसमें से परचेजेस के ऊपर, क्योंकि सेल हमने परचेज शुदा आइटम में से की होती है, लिहाजा जो टैक्स पहले पे हो चुका है उसे हम माइनस कर देंगे आउटपुट में से। तो इस तरह आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स, परचेज के ऊपर पे हुआ टैक्स का माइनस करना इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कहलाता है। वो भी उसी रेट से 17% जो भी रेट दिया होगा उसे हम माइनस करेंगे। इसके बाद अगर हमने चीज़ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को की होगी, ये मैंने आपको बताया कि ये भी 17% ही होता है सेल परचेज के ऊपर, जनरल फ्लैट रेट यही है। अगर हमने किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको टैक्सेबल सप्लाई की होगी तो उसका 3% एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो वो हम इसमें अगली स्टेज में वो ऐड करेंगे, चौथी स्टेज में, हाँ तीसरी में, कि ऐड 3% एडिशनल टैक्स, in case of supplies to non-registered person, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ लोग होते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स, कि सपोज कंपनीज हैं, इसमें हमारी जो आती है ना कंपनीज आती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज आती हैं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, या ये आपके आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं। तो इसमें ये होता है कि सपोज अगर ये बंदा जिसका हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये एक विद होल्डिंग एजेंट है,
अब ये विद होल्डिंग होता क्या है कि इसमें कहा जाता है कि जब हम किसी नॉन रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ परचेज करेंगे, हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो हम किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ परचेज करते हैं, क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो टैक्स हो सकता है गवर्नमेंट को ना पे करे। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम किया है कि हम उस बंदे का जो परचेज जिससे कर रहे हैं उसकी जितनी ग्रॉस परचेजिंग होगी उसका 5% टैक्स की सूरत में काट कर अपने पास रखेंगे। टैक्स उसका है लेकिन काटेंगे हम, काट के अपने पास रखेंगे। सपोज से 1 लाख है, 1 लाख रुपये उसकी कॉस्ट है, तो उसका 5% मतलब 5,000 रुपया हमने उसको 1 लाख नहीं देने जो परचेज़ किया, हमने उसे 95,000 पे करेंगे और 5,000 उसका टैक्स विद हेल्ड अपने पास रख लेंगे। तो किसी और का टैक्स काट के जब हम अपने पास रख लेते हैं, इसे हम कहते हैं विद हेल्ड करना, टैक्स का विद हेल्ड कर लेना, अपने पास रख लेना। तो हम उसका टैक्स काट के अपने पास रखेंगे और वो भी हम गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो अगर हम विद होल्डिंग एजेंट हैं तो देन हम वो भी कट करके यहाँ लिखेंगे, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स इन केस परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स, जो होता है 5% ऑफ ग्रॉस परचेजेस। जितनी चीज़ परचेज की हमने उसका 5%, जितनी भी हमने चीज़ परचेज की है उसका टोटल ग्रॉस परचेजेस का 5% टैक्स विद ऐड करेंगे, वो हम इधर लिख लेंगे। तो ये होगा जी सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, मतलब सेल टैक्स रिटर्न जो हम जमा करवाएंगे, जो फॉर्म जिस पे कैलकुलेशन करके हम टैक्स जमा करवाते हैं, वहाँ पे हमने ये जो अमाउंट आएगी ये वाली अमाउंट हमने पे करनी होगी गवर्नमेंट को। तो ये एक फॉर्मेट 4 स्टेजेस बताई मैंने। सबसे पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसमें से इनपुट टैक्स कैलकुलेट करके उससे माइनस किया जाएगा, फिर हम अगर हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को चीज़ सेल की होगी तो उसका 3% एक्स्ट्रा हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो चौथे नंबर पे अगर हम विद होल्डिंग एजेंट हैं तो हम जिससे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से जब चीज़ परचेज़ करेंगे तो हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, हम ऑथोराइज्ड हैं कि उसका टैक्स हम काट के रख लें अपने पास और हम गवर्नमेंट को जमा करवाएं। तो हम जब परचेज़ करेंगे तो उसकी ग्रॉस अर्निंग का 5% कट करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे और अपने ही जब टैक्स अपना ये टैक्स हमने पे करना अपना और ये वो वाला जो हमने कट किया हुआ वो दोनों ऐड करके हम सेल टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। ये तो था जब सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई दी गई है। जब ठीक है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ सप्लाईज इज गिवन, अगर कोई से 2 दे देता है, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज ज़ीरोटेड दे दे, टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम्प्ट दे दे, या टैक्सेबल सप्लाईज ज़ीरोटेड एग्जाम्प्ट, तीनों टाइप्स की हमें वो सप्लाईज दे दे, तो उस केस में हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ जहाँ पे हमने चूँकि सबसे पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया है वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ सबसे पहले हम अपनी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, मतलब सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें से टैक्सेबल कितनी है उसको, फिर ज़ीरोटेड और फिर एग्जेम्प्ट, मतलब उनकी टाइप्स के लिहाज से उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरह हेडिंग देंगे सबसे पहले आउटपुट, ये पहली स्टेज आएगी और इसको आप कॉलम बना सकते हैं। तो पहली जो है आप लिख लेंगे जी टैक्सेबल
जितनी भी होगी मेन कॉलम में उसे लिख लेंगे। फिर ज़ीरो रेटेड है, वो हम लिख लेंगे, और एग्जैम्प्ट वो हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक आ जाएगी सेल्स की वैल्यू, ना ग्रोस सेल्स होगी वो उसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है हमारे पास वो होगी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। उसी तरह इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे उसमें से, बल्कि सिर्फ इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसे आप इनर कॉलम में ऐड अप कर लेंगे, लिख लेंगे, कैलकुलेट करें। और मेन कॉलम में नहीं लिखना। अभी इधर हमने मेन कॉलम में लिखा था कि हमने डायरेक्ट माइनस करना था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले इनर कॉलम में इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, मतलब उसका वो टैक्स इनपुट जो होगा इन परचेज के ऊपर जो टैक्स होता है इनपुट टैक्स, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे छोड़ लेंगे। इसके बाद अगली स्टेज जो आती है, ये सेकंड पे थी, थर्ड आएगी, वो आएगी जी हमारे पास अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। आपने कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे कि जी कोई मिस्टर ए है, उसके पास 10 लाख रुपए है। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने 4 बंदों में डिवाइड करना है, 4 बंदों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, उनकी रेशो दी होती है। यहाँ कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 4 बंदे हैं, हर एक ने, किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 20,000 लगाया, किसी ने लाख लगाया और किसी ने 5 लाख लगाया। तो जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट है उनकी रेशो के मुताबिक, मतलब जितना उनका कैपिटल में शेयरिंग है उस रेशो के मुताबिक हम उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह जब हमने सेल की तो सेल हमारी 3 तरह की है, लेकिन परचेज तो एक ही थी ना। इस परचेज में से इनपुट टैक्स तो हमने कैलकुलेट हो गया, ये टोटल है, ये टोटल ओवरऑल सेल जो है वो इसी परचेज में से हुई होगी ना। तो हम क्या करते हैं कि ये टोटल इनपुट टैक्स जितना बनता है उसको डिवाइड करते हैं इन तीनों में। बट टैक्सेबल की सप्लाई जो है उसके इनपुट पे कितना इनपुट टैक्स लगा था, जो ज़ीरो टी सप्लाई की है उस पे इनपुट टैक्स कितना था, और एग्जाम्प्ट के ऊपर इनपुट टैक्स कितना था। तो ओवरऑल जो हमने ये इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया है इसको डिवाइड करना इन तीनों की रेशो के मुताबिक, इन तीनों मतलब तीनों सप्लाईज जो है हमारी उनकी रेशो के मुताबिक उनका शेयर पोर्शन कितना कितना है उसके मुताबिक इनपुट टैक्स का तकसीम करना, वो हमारा अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स कहलाता है। तो इधर हम 2 तरह की हेडिंग देते हैं, एक आती है टर्नओवर, एक आएगा जी इनपुट टैक्स। टर्नओवर और इनपुट टैक्स, इसमें वो पहली आ जाएगी टैक्सेबल, दूसरी ज़ीरो रेटेड, तीसरी एग्जैम्प्ट। अच्छा, जो ये अमाउंट्स लिखी थी हमने वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। अब और जो ये इनपुट है ये टोटल होगा, इसको डिवाइड किया जाए इनकी रेशो के मुताबिक। तो वो रेशो का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, सपोज इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई
पहला जो होगा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज लिख लें, टर्नओवर लिख लें, वो बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारी टैक्सेबल सप्लाई होगी, ये टोटल टर्नओवर मतलब सारी इसमें शामिल होगी, मल्टीप्लाई बाय ये इनपुट टैक्स। कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसे आप N1 कह लें, N2, N3। तो सपोज के N मतलब नोट, तो ये नोट 1 जो है मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। अब नोट 2 अगर ये देखें तो वो क्या है जी, ज़ीरो रेटेड सप्लाई आते हैं। अब हमने इसको देखना है, तो ऊपर लिखेंगे ज़ीरो रेटेड सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर N3 ये आ जाएगा जी एग्जाम्प्ट के लिए, एग्जाम्प्ट सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स, और वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी तीसरी स्टेज तक आ जाएगा फॉर्मेट। इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है ना, इसमें आने से हम कहते हैं सेल टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी का मतलब कि कितना सेल टैक्स अब हमने पे करना है। अब हम वो आउटपुट टैक्स लेंगे, हम इस चीज़ को लेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को। लेकिन ये टैक्सेबल टर्नओवर है, इसके ऊपर ये वाला इसका इनपुट है। तो हमने सिर्फ आउटपुट टैक्स लेना है, टैक्सेबल सप्लाई वाला। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पर पे होने वाला इनपुट जो होगा ना, वो माइनस होगा बस। तो यहाँ जो लिखने वाली पहली आइटम वो आपका आ जाएगा टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। जो टैक्सेबल सप्लाई थी हमारी ये वाली, इसके ऊपर जो हमारा 17% के लिहाज से टैक्स बनता है वो हम इधर लिख लेंगे और लेस कर लेंगे इनपुट टैक्स ऑन सच सप्लाईज। इन सप्लाईज के ऊपर जो इनपुट टैक्स हमने पे किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। और हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद अगर विद होल्डिंग है या 3% है तो वो भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ऐड 3% additional tax on supplies to registered, non-registered persons। तो वो 3% अगर हमारा एक्स्ट्रा टैक्स बनता है जो नॉन रजिस्टर्ड की है तो वो हम इसमें कर लेंगे, और जो एंड पे जो अमाउंट आएगी उससे हम कहेंगे जी सेल टैक्स पेएबल। सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये हमारा वो आखिरी उनकी स्टेज पे आ रही है। ये जो आंसर आएगा हम ये लिख देंगे। तो ये दो फॉर्मेट आपके फॉलो किए जाएंगे, लेकिन नॉर्मली आपका फॉर्मेट जो ये है वो यही चलेगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको पेपर में नहीं आता कि आपको एक टाइप का दे दिया जाए।
लेकिन ये फॉर्मेट अगर आ जाता है तो फिर आप लोग ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और अगर नॉर्मली जो क्वेश्चन दिया जाता है वो एक से ज़्यादा टाइप की सप्लाईज के बारे में दिया जाता है तो फिर हमारा फॉर्मेट ये चलेगा। इसके ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ देखने वाली है। अब हमने देखा कि ये आंसर आ गया, ये इनपुट टैक्स तो चलो हो गया। अब दो बच गए इनपुट टैक्स, वो भी तो पे किए हैं। जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे जो इनपुट टैक्स पे हुआ है ना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ठीक है वो पे हो गया। लेकिन जो ज़ीरो रेटेड पे हमने पे हुआ है, कहते हैं कि चूँकि टैक्स तो पे हुआ है ना, उसे फिर हम गवर्नमेंट से रिफंड करवा देंगे। तो हम एंड पे एक नोट लिख देंगे, सेल्स टैक्स रिफंड। क्वेश्चन के एंड पे वो ये वाली अमाउंट जो आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाई के सामने जो इनपुट आएगा, रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स कह लें या सेल टैक्स कह लें, रिफंड हो गया वो अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे बस, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें, एक दो टर्म्स और इसके फॉर्मेट्स कि हमने अपने न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आज तक जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे वो मेरे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए आगे जो सेल टैक्स का न्यूमेरिकल है, हम फिर उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को देखिए, उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सारे आज ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, यदि आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरे इस पे चैनल पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।